160 ऑनलाइन क्लासेज। बेटा चल रहा हूँ स्टार्ट करने। इनऑर्गेनिक का जो सेकंड चैप्टर है हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड। ठीक है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर था पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो होने जा रहा है वो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने चल रहे हैं हम सब। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर हो गया हमारा, जो हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है इसमें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हाइड्रोजन के बारे में जो पढ़ना है मुझे, तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं आप या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आज की डेट में हम सब पढ़ रहे हैं, जो रैंग वर्नर बरबोरबरी ने डिजाइन किया था, उस टेबल में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन को क्या पोजीशन दी गई है बता सकते हो आप? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप में रखा गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन सबसे ऊपर रखा है। नहीं, ये गलत है। हाइड्रोजन फर्स्ट में नहीं रखा गया है, हाइड्रोजन रखा हुआ है पूरे टेबल से बाहर कर दिया गया है। टेबल से बाहर क्यों कर दिया गया? ऐसा एलिमेंट एक जो टेबल से है ही नहीं, टेबल से बाहर चला गया, टॉप पे रखा गया है। टेबल अगर है तो उसके टॉप पे सबसे, ठीक है, बीच में रख दिया गया, बाहर कर दिया गया टेबल से। उसका रीजन ये था कि हाइड्रोजन छोटा सा एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप यानी हैलोजन्स दोनों के एलिमेंट्स के फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके तरीके से प्रॉपर्टी शो करता है। यानी जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टी और हैलोजन्स जो हैं उनकी भी प्रॉपर्टी कुछ दोनों की प्रॉपर्टी मैच करती है। तो पहले इसीलिए इसको हम सेपरेट नहीं रख पा रहे थे, हम दोनों में रख रहे थे, हैलोजन्स में, एल्कली मेटल्स बोथ। ठीक है, बट आज की डेट में ऐसा हुआ, कुछ और सर्च किया गया, रिसर्च हुआ, तो पता चला कि हाइड्रोजन की कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जो ना एल्कली मेटल से मैच करती हैं ना हैलोजन से मैच करती हैं। तो अब एल्कली से भी और हैलोजन से दोनों से मैच नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि इसको एक सेपरेट रखना चाहिए। तो इसको हटा के अलग रख दिया गया, यानी कि टेबल से बाहर कर दिया गया। तो इसके बारे में कई क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों इसको टेबल से बाहर कर दिया गया, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो एल्कली मेटल से मैच करती हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हैलोजन से मैच करती हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वन बाय वन करके हम इसको करेंगे। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं हाइड्रोजन इस कंपाउंड में। पहले थोड़ा सा इसका जानते हैं कि हाइड्रोजन को डिस्कवर्ड किसने किया था। तो हाइड्रोजन डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश, ये है D/B करके लिखा हमने, ये डिस्कवर्ड बाय है। ठीक है, हाइड्रोजन डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश। हाइड्रोजन नेम्ड बाय, हाइड्रोजन का नाम किसने रखा, वो है लैवोजियर। और हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट इनफ्लेमेबल एलिमेंट है। एक पॉइंट ये भी आता है कि सबसे जलने में जो जल जाए, ज्वलनशील हो, तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इनफ्लेमेबल एलिमेंट बोलते हैं हाइड्रोजन को। और एक क्वेश्चन और भी आता है जो यहाँ का पॉइंट तो नहीं है लेकिन इससे कनेक्टेड है, स्मॉलेस्ट नॉन इनफ्लेमेबल एलिमेंट, तो वो हो गया हीलियम। ठीक है, जो बैलून में भरा जाता है, आप जानते हो हीलियम को, तो स्मॉलेस्ट नॉन इनफ्लेमेबल एलिमेंट हीलियम है, स्मॉलेस्ट इनफ्लेमेबल एलिमेंट आए तो हाइड्रोजन है। ठीक, लाइटेस्ट है ही क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक वेट 1 होता है, लाइटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, नेम्ड बाय लैवोजियर, डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश। तो ये इसको ध्यान रखना है, जो इसके बारे में थोड़ा सा बताता है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम सब। ये देखिए आप, एक पॉइंट हम सब लिखते हैं, ये जो है कि पहले जो टेबल हम सब पढ़ते थे मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजली की, उससे कनेक्टेड है ये। इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मोजले, हाइड्रोजन प्लेस्ड इन फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेवंथ ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेवंथ ए ग्रुप साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, मेंडलीफ की या मॉडर्न जो मोजले की थी, दोनों केस में यही हुआ था कि फर्स्ट ग्रुप और जो आपका आज की डेट में हम सब 17 बोल रहे हैं और पहले हम उसको 7th ए ग्रुप बोलते थे, हैलोजन। तो इसमें दोनों में एक साथ रखा जा रहा था, बिकॉज हाइड्रोजन सो सिमिलर प्रॉपर्टीज विद फर्स्ट ए एज वेल एज 7th ए। तो दोनों ग्रुप से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने की वजह से दोनों में रखते थे। ये बात मैंने नोट कर लिया, हम सबको पता भी है ये कि दोनों से प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी हैं जो नहीं शो करता ये, या दोनों से मैच नहीं करती हैं, दोनों से सिमिलर नहीं है। इसलिए जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं उससे
इनको जो है दोनों में से हटा के बाहर कर दिया गया, पूरे टेबल से हटा के बाहर कर दिया गया, एकदम टॉप पे रख दिया गया। ठीक है, तो अब वो सिमिलैरिटीज मुझे लिखना है, क्योंकि सिमिलैरिटीज से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो एल्कली मेटल से या फर्स्ट ए ग्रुप से, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके 7 थे हाइड्रोजन से मैच करते हैं। तो आइए कुछ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम सब। तो एक साइड में हम सब लिख लेते हैं। तो ये हो गया, हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक फर्स्ट है एल्कली मेटल्स, दूसरा है 7 थे हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं एक एक करके पहले एल्कली मेटल के सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के जो मैच करते हैं या इसके सिमिलर होते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद हम सब हाइड्रोजन का कर लेंगे। 5-6 पॉइंट हैं जो हमको नोट करना है। ठीक, पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का 1s1 होता है और पूरे एल्कली मेटल का भी n-s1 होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एल्कली मेटल का देखें आप तो सभी में s में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, s1 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 s1। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हमने लिखे हैं अभी, कुछ अभी इसके बाद रिमूव करके हम लिखेंगे फिर से। ठीक है, क्योंकि 5 हमने डिस्कस करना है, 5 प्रॉपर्टी जो सिमिलर हैं एल्कली मेटल के साथ, 5 सिमिलर हैं जो हैलोजेंस के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे। बट हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए मैंने 3 का पहले 4 का बनाया है। आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एल्कली मेटल वाला देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 1s1 है और ये मैच करता है हाइड्रोजन से, मैच कर रहा है हाइड्रोजन का और एल्कली मेटल का। फॉर्मेशन ऑफ यूनी पॉजिटिव आयन H+, Li प्लस Na प्लस K प्लस बनाता है एल्कली मेटल, हाइड्रोजन भी H+ बनाता है, दैट इज सिमिलर। बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरे एल्कली मेटल की बैलेंसी मोनोवैलेंट होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, हाइड्रोजन का भी यही है, सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन पे। नॉन मेटेलिक करेक्टर पहला है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, समझ रहे हैं आप? तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन्स भी नॉन मेटल होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन F- Cl- Br- ये बनते हैं। तो H के भी H- बनते हैं, जिसको आप हाइड्राइड आयन बोलते हैं, देख सकते हैं आप, समझ रहे हैं आप? पूरा आप देख सकते हो इसको, हाइड्राइड आयन यूनी नेगेटिव H-। एटॉमिसिटी जो होती है वो H2 डाई एटॉमिक गैस, Cl2 Br2 F2, समझ रहे हो, I2 सारे डाई एटॉमिक होते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है, एटॉमिसिटी 2 होती है। हाई IP, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है बेटा, हाई IP लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो हाई होता है जैसे हाइड्रोजन्स का हाई होता है, क्योंकि आप देखते हो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो हाइड्रोजन्स एकदम किनारे हैं, उसके बाद नोबेल गैसेज हैं, तो हाइड्रोजन्स का ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी मैच कर रही है हाइड्रोजन के साथ कि हाइड्रोजन का ज़्यादा और हाइड्रोजन्स का ज़्यादा। ठीक है, तो ये 4 सिमिलर प्रॉपर्टी इधर बता दिया मैंने और 3 इधर बता दिया। ये जो बेटा मैंने लिखा है E करके NiC, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फी लिखा है, कॉन्फिगुरेशन होना चाहिए पूरा, लेकिन शार्ट में मैंने ऐसा कर दिया है। ठीक है, शार्ट में लिखना है, ज़्यादा समझना है। ठीक, बहुत बड़ा लिखना है इससे कोई मतलब नहीं है, बहुत डिजाइन बना के राइटिंग बना के लिखेंगे तो क्या मतलब है। तो शार्ट में हमको लिखना है, समझना है ज़्यादा। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ठीक, ये सारे पॉइंट आपने देख लिए। अब इसके आगे हम 4th पॉइंट हो गया 5 और इसका 4, 5। जो एल्कली मेटल में हमने 3 पॉइंट बता दिए आपको, 3 के बाद 4th और 5th पॉइंट ये है। 4th पॉइंट है रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर जैसे एल्कली मेटल्स का होता है वैसे ही हाइड्रोजन का होता है। अब देख लो, जैसे मैंने ले लिया है कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन लेके कॉपर बाहर हो गया, H2O बना लिया। अगर सोडियम के साथ कराओगे तो सेम प्रोसीजर वही होगा जो हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को एल्कली मेटल में रखा गया या फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। दूसरा है लिबरेशन एट कैथोड, कैथोड पे लिबरेट होता है या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और उसका कारण ये है कि H+ जो है वो जाके कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेके। अच्छा, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। आपको बताया था हमने कि कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे आएंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा H+ और हाइड्रोजन गैस बना के रिलीज हो जाता है, तो लिबरेट करता है कैथोड पे। और जितने भी आपके Li+, Na+, K+ हैं वो भी इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पे ही रिलीज होते हैं।
तो एल्कली मेटल्स भी रिलीज होते हैं कैथोड पे, हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है कैथोड पे, इसलिए इसको हमको फर्स्ट ए ग्रुप में रखना पड़ा। और इसमें फिफ्थ पॉइंट है लिबरेशन एट एनोड, समझ रहे हैं आप। जैसे हैलोजेंस में अगर आप क्लोरीन Cl माइनस Br माइनस ले तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस ऐसे निकलेगा। तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, हाइड्राइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस तरीके से 5 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए हैं जो सिमिलर है एल्कली के साथ एज वेल एज हैलोजेंस के साथ, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स कोई ना कोई एक पॉइंट ऑप्शन में आपको मिलेगा कि इस कारण से हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ रखा गया या फिर हैलोजेंस के साथ रखा गया। तो ये आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से हमको हाइड्रोजन को फर्स्ट ए एंड सेवंथ ए दोनों में रखना पड़ा, ठीक। अब आगे चलते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आज की डेट में मैच नहीं कर रही है जिसकी वजह से हम इसको बाहर रख दिए। आइए देखते हैं। फिर उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो फर्स्ट ए सेकंड सेवंथ ए से मैच नहीं करती। बट इन प्रेजेंट टाइम इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ, अच्छा पीटी जहां जहां मैंने लिखा है, पीटी का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बट इन प्रेजेंट टाइम इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ये हाइड्रोजन है। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, शार्ट हो जाता है। और चाहे आप लैंग्वेज में लिखिए पूरा HY करके, समझ रहे हैं आप, HY पूरी स्पेलिंग इसकी लिखिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए। बट इन प्रेजेंट टाइम इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन प्लेस्ड सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल because hydrogen shows some specific properties which are not similar with alkali metals and halogens, ठीक है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई जा रही है, वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का नेचर, तो सोडियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हैलोजेंस का एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन सबका मैंने बना लिया एक एक करके। सोडियम का बन गया Na2O, हाइड्रोजन का H2O और क्लोरीन का Cl2O7, ये सब इसके ऑक्साइड्स हैं। अब आपको पता है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है। तो मेटल का ऑक्साइड जितना अच्छा मेटल उतना अच्छा बेस होगा, जितना अच्छा नॉन मेटल उसका ऑक्साइड उतना अच्छा एसिडिक नेचर का होगा। और हाइड्रोजन के ऑक्साइड का न्यूट्रल नेचर होता है। सबको पता है कि H2O क्या है, न्यूट्रल है, समझ रहे हैं आप। तो सोडियम जो बनाया Na2O बेसिक है, ये एसिडिक है क्लोरीन का, हाइड्रोजन का न्यूट्रल जा रहा है। ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो ना फर्स्ट ए से ना सेवंथ ए से, यानी 17 और फर्स्ट ग्रुप दोनों से मैच नहीं कर पा रही है, ठीक। तो इसका रीजन है जिसकी वजह से आज हम पीरियोडिक टेबल में इसको कहीं पोजीशन नहीं दे पाए हैं और टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रख दिया है, ठीक। अब आएंगे बेटा हम सब जो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, ठीक है। आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, सबको पता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप होते क्या हैं ये भी आप जानते हो। आइसो का मतलब सोम होता है और टोप का मतलब आप समझ लो एटॉमिक नंबर, समझ रहे हो। सेम एटॉमिक नंबर हो तो आइसोटोप बोल देते हो। अगर आइसो बार बोलते हैं तो हो जाता है सेम एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो यहाँ पे जो है जिसका सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, आप जानते हो। जो उसको नहीं पता है वो नोट करता चलेगा हर चीज। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, जैसा बताया अभी हमने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो तीनों को हमको देखना है क्योंकि हाइड्रोजन छोटा सा है लेकिन 3 आइसोटोप रख रहा है। तो क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ यूज है, ये आता है। जैसे ट्राइटियम आपका रेडियो एक्टिव है और ड्यूटेरियम आपका भारी वाटर यानी जो है हैवी वाटर बनाता है। तो ये सब देखते हैं हम एक एक करके, ठीक है। देखिए बेटा कुछ प्रॉपर्टी हम सब देखते हैं। देखिए पहले हमने ये बना लिया है, एक चार्ट बना लिया, जैसे एक में प्रॉपर्टी लिखा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, समझ रहे हैं आप। 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। और प्रोटियम को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। जो हम सब पढ़ रहे हैं ज़्यादा हमारे यूज में है वो है प्रोटियम, ठीक। हैवी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जो है ये बहुत कम यूज में, बहुत कम मिलता है। इसको हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ठीक। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक। तो ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम ये 3 हो गया। तीनों के अलग अलग नाम भी हो गए। सिंबल क्या दिखाएंगे इसका, तो सिंबल 1H1 दिखाते हैं, 1H2 या 1D2 भी दिखाते हैं, 1H3 और 1T3 भी दिखाते हैं, ठीक है। ट्राइटियम को T से भी शो करते हैं, ड्यूटेरियम को D से भी शो करते हैं
और प्रोटियम तो हाइड्रोजन होता ही है H, समझ रहे हो आप, जिससे आप चाहो शो कर सकते हो। अच्छा, एक जो प्रोटियम है ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन ऐसा है एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव जीरो न्यूट्रॉन, एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, जीरो है, तो वो है आपका प्रोटियम। ठीक है, क्योंकि प्रोटियम 1H1 होता है, 1 - 1 करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन जीरो है, प्रोटॉन एक है, यानी न्यूक्लियस में केवल और केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक सिंगल है, सभी के पास एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कहीं कोई चेंज नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक है, प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है। तो देखो आप, लेकिन यहाँ पे जब ड्यूटेरियम में आते हैं तो न्यूट्रॉन एक हो जाता है, जीरो नहीं, और जब ट्राइटियम में आएंगे तो 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन। ठीक, तो ये इसका हमने बनाया। बस उसके बाद आएंगे, ये सिंबल हो गया, सिंबल के बाद हम सब एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर सबको पता है, लेकिन जनरल कर लेते हैं, जब हमने बनाया है सब तो कर ले रहे हैं। एटॉमिक मास चेक करेंगे फिर, और फिर प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, न्यूट्रॉन्स क्या हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, ये सारी हमें एक एक करके देखना है। तो एटॉमिक नंबर सबको पता है कि 1 1 1 होता है, नहीं, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इसका 1 होता है, इसका 2 हो जाता है और इसका 3 हो जाता है। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन सभी में 1 है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं, अगर न्यूट्रल है तब, ऐसा नहीं कि अगर चार्ज्ड है आयनिक फॉर्म में है तो नहीं हो पाएगा। ठीक, न्यूट्रॉन की नंबर देखें तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये H2 डाई एटॉमिक फॉर्म में, ये D2 ये भी डाई एटॉमिक फॉर्म में, और ये T2 के फॉर्म में। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में 2 एटम ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ये H2 D2 T2 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। 1-2 प्रॉपर्टी और बताते हैं आपको। देखिए, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद जो प्रॉपर्टी आई, रिलेटिव एबंडेंस। रिलेटिव एबंडेंस का मतलब है कि कितने कितने परसेंटेज तीनों के अलग अलग नेचर में मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जैसा प्रोटियम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो है वो है 99.98%, मतलब मैक्सिमम यही मिलता ही है, समझ रहे हैं आप, 99.98%। अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो बहुत कम है, 0.0156%। ठीक है, 0.0156। और ट्राइटियम तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाला है, रेडियो एक्टिव 10⁻⁻15%, इतना परसेंटेज है। अच्छा, ये परसेंटेज एनसीईआरटी में गिवन भी हैं, और ये परसेंटेज आपके आ भी चुके हैं, कई कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि ड्यूटेरियम या ट्राइटियम नेचर में कितना परसेंटेज मिलता है। तो ये ऑप्शन में आया हुआ है, अगर ये आपको भूल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो सबको पता है कि स्टेबल है तभी तो मैक्सिमम है। आप बताओ, नेचर में जो चीज़ स्टेबल है वही ज़्यादा परसेंटेज में मिल रही है, जो चीज़ अनस्टेबल वो नेचर में मिलेगी नहीं आपको। तो सबसे हाईली स्टेबल है प्रोटियम, और ड्यूटेरियम भी स्टेबल है, बट ट्राइटियम अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर, समझ रहे हैं आप। तो ये डिसइंटीग्रेट होता रहता है ट्राइटियम, बट आपके प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये स्टेबल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमको कुछ छोटी छोटी बातें थी जो देखनी है और ध्यान में रखनी है। अगर आप इससे गलत हो जाएगा तो फिर अपने आप को आप माफ़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर किसी से न्यूट्रॉन गलत हो गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटियम में कितने हैं, किसी ने 1 लगा दिया, तो समझ लो कि ज़्यादा लोग वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट का। ठीक है, आइसोटोप है तो इसका इफेक्ट क्या है, आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है, ठीक है, आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब ये है कि हैवियर आइसोटोप्स आर ऑलवेज लेस रिएक्टिव देन लाइटर आइसोटोप्स। जो भी हैवियर होंगे, हैवी होंगे, जिनका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा, उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, समझ रहे हो आप। ठीक, जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा, हाइड्रोजन यानी प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम, बिकॉज ऑफ जो इनका वेट है उसके बिहाफ पे ये हुआ है। आइसोटोपिक इफेक्ट इसी को बोलते हैं। सारे हाइड्रोजन ही हैं, ठीक है, लेकिन जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा हो गया है उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डाउन हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और जो ज़्यादा आपके लाइटर हैं उनका नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होता है। जब वो वेट कम होने की वजह से ज़्यादा कोलाइड करते हैं, और कोलाइड ज़्यादा करेंगे
तो रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी उनकी फास्ट है, समझ रहे हैं आप। और जो हैवी होते हैं उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है, इस वजह से वो कोलिजन नहीं कर पाते उसके मुकाबले जो लाइटर है। तो ये बात थी आइसोटोपिक इफेक्ट। फिर आते हैं हम सब, देखिए हाइड्रोजन H2 यानी प्रोटियम जिसको बोलते हो आप। ये H2 को अलग अलग नामों से पुकारते हैं हम सब, क्या क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये H2 केवल हाइड्रोजन नहीं होता है, वो गलत है। हाइड्रोजन H2 को अगर कोई बोलता है तो वो गलत है। अगर इसी पे लड़ाई हो जाए कि H2 को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे डाई प्रोटियम, क्योंकि 2 H हैं लगे, या फिर डाई हाइड्रोजन भी करेक्ट है, डाई प्रोटियम, डाई हाइड्रोजन, या फिर डाई एटॉमिक हाइड्रोजन बोलिए, समझ रहे हैं आप। बिकॉज 2 एटम हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं H2 फॉर्मेट में, तो H2 स्टेबल है, इसलिए H नहीं स्टेबल है नेचर में, तो बॉन्ड बना के ऐसे है, तो इसको हम डाई प्रोटियम, डाई हाइड्रोजन या डाई एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में लगा दिए केवल हाइड्रोजन तो गलत होना तय है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये H2 का नाम डाई प्रोटियम है या फिर डाई हाइड्रोजन है या फिर 2 एटम के बेसिस पे डाई एटॉमिक हाइड्रोजन है, ठीक। अब इसका देखिए प्रिपरेशन कैसे होगा। प्रिपरेशन ऑफ H2 हाइड्रोजन का प्रिपरेशन मुझे करना है, और कैसे कैसे करेंगे देखिए मैं बता देता हूँ आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रिपरेशन, और इस प्रिपरेशन में मैक्सिमम इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन आपको दिखे वहाँ वहाँ से हाइड्रोजन आप निकालिए, जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन आपको दिखता है। जैसे हमें वाटर में दिखता है, तो वाटर में H2O में H है, किसी भी प्रोसीजर से आप H को अलग कर लीजिए तो वाटर से आप बना सकते हो। एसिड में जितने भी एसिड होते हैं मैक्सिमम H होता है उसमें, बेस में H होता है, तो एसिड से, बेस से और वाटर से, और कुछ ऐसे हैं जहाँ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बोलते हैं, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन या कमर्शियल में हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कुछ अलग मेथड हैं। तो ये 4 बेसिकली होते हैं, एसिड, बेस, वाटर और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। आइए एक एक करके हम सब देखेंगे। वाटर से, एल्कली से, एसिड से, एल्कली का मतलब बेस है बेटा, ठीक है। फ्रॉम एल्कली, कोई एल्कली मेटल ना समझ ले भाई, यहाँ मैं बेस भी लिख दे रहा हूँ ऑब्लिक करके। तो फ्रॉम वाटर, फ्रॉम एल्कली या बेस, एसिड और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये 4 मेजर है। सीधा सीधा मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ हाइड्रोजन दिख रहा हो कोई भी तरीके से, वहाँ से हाइड्रोजन आप निकाल लो, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और वाटर में दिखता है बहुत ही सस्ते तरीके से, बेस में, एसिड में भी दिखता है, NaOH ले लो, KOH ले लो, हाइड्रोजन है, HCl, H2SO4, HBr, HI सभी में, एसिड में है, और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तो अलग हो गया, ठीक है। तो आइए पहले हम देखते हैं फ्रॉम वाटर। आइए देखिए मैंने एक डिजाइन बनाई है, या आपको जो है स्केच जो इसका है वो स्केच लाइन या आउटलाइन, मैंने एक रूपरेखा, कहने का मतलब ये है कि क्या क्या वाटर से हो सकता है, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं वाटर से, क्योंकि पहला है प्रिपरेशन हमारा फ्रॉम वाटर। तो वाटर में हम अलग अलग मेथड से वाटर से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। पहला हमारा है जो ABCDE करके हमने लिखा है, तो वाटर से पहला जो है वो बेरी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करा दो तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MOH, ठीक है। M का मतलब है मेटल, OH हाइड्रोक्साइड को शो करता है, तो ये हो गया मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं या कुछ ऐसे तरीके होते हैं, सबको देखना होगा, जैसे MOH है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब समझना होगा। बेरी एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, देखिए बेरी एक्टिव मेटल, ये जैसे हमने लिखा है लिक, बासर, काना। अब देखिए ये हो गया लिक, ये हो गया बासर और ये हो गया काना, ठीक है। ये हो जाएगा लिक, बासर और ये हो गया काना। तो ये याद भी कर सकते हैं। बेरी एक्टिव मेटल का सेंस ये होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS शार्ट में बोलते हैं, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बताया जाता है कि कौन से मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको हम शार्ट में SRP बोलते हैं, या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसको हम SOP बोलते हैं। तो अलग अलग, ज़्यादातर तो SRP के बेस पे बुक्स में दिया हुआ है, कहीं कहीं SOP पे भी दिया हुआ है, तो SRP के बेस पे टेबल बनाते हैं
और उसमें हम चेक कर लेते हैं कि कौन से मेटल जो है ज़्यादा एक्टिव हैं, कौन से कम एक्टिव हैं। तो एसआरपी के बिहाफ पे अगर आप बनाएं टेबल, तो सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सब एक्टिव हैं, समझ रहे हैं आप। 2, 4, 10 मेटल्स आप ले लो तो वो बहुत ही अच्छे एक्टिव मेटल्स में आते हैं, फिर उसके बाद एवरेज हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएंगे जो बहुत ही आलसी मेटल्स हैं, यानी कि जो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, या बहुत ही रिएक्टिविटी उनकी कम होती है। तो ये पहला तो हमने वाटर से बनाया वेरी एक्टिव मेटल के साथ, और वेरी एक्टिव में देखिए आप पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, 3 तो फर्स्ट डे के मिल गए नहीं, और उसके बाद सेकंड डे का मिल गया 3, 6 हमने लिखे हैं। तो ये कोल्ड में करा दिया, जब एक्टिव ऑलरेडी हैं तो हीट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आग लग जाएगी, समझ रहे हो। तो ठंडा रखें आप, ये बन जाएगा। एवरेज एक्टिव मेटल के साथ करा दिया, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, क्रोमियम, ये सब हैं, तो थोड़ा सा हॉट या स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन कराया, भाप इसके ऊपर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी और मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। देखिए जो साइड प्रोडक्ट हैं ये भी ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, साइड प्रोडक्ट्स जो हैं इनको भी ध्यान रखना जरूरी है। मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है कि मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं या पहले से ही ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बोलते हैं कि हाइड्रोजन बनेगा नहीं बनेगा ये तो मैं जान ही रहा हूँ, या हाइड्रोजन प्रिपरेशन है, सारे बच्चे जान रहे हैं ये कि हाइड्रोजन बनता है इस मेथड से। अब हाइड्रोजन के अलावा और साइड में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये भी पूछते हैं, ठीक है। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना और एवरेज वाले में मेटल का ऑक्साइड बना है। फिर मेटल हाइड्रोक्साइड थर्ड वाली है, मेटल हाइड्राइड, NaHKH, कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम पोटेशियम हाइड्राइड जैसे हैं, इनके साथ रिएक्शन अगर वाटर की होती है तो भी हाइड्रोजन गैस मिलती है और मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो पहले वाले में भी मेटल का हाइड्रोक्साइड मिला था और थर्ड यानी C में भी मेटल का हाइड्रोक्साइड मिला है। फिर उसके बाद D है इलेक्ट्रोलिसिस बेटा, ये आपको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे आपको उसका लेक्चर आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, तो आप देखिएगा उस लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस हम बताएंगे क्या है। लाइट के साथ हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कैथोड और एनोड पे अलग अलग गैस निकलती हैं, तो अगर वाटर का आप कर दीजिए एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, दोनों केस में हाइड्रोजन आपको कैथोड पे मिलेगा, ठीक है। मीडियम बदल दीजिए तो बेसिक और एसिडिक तो दो अलग अलग प्रोसेस हो गया, जो मेनली इंडस्ट्रियल में हम भी यूज कर सकते हैं इसको या यूज करते हैं, हाइड्रोजन मिल जाती है। तो ये वाटर से अलग अलग तौर तरीके से जो बनाने का है उसमें 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप से वाटर से ही बना सकते हो आप, ठीक। तो आइए एक एक करके, अभी तो हमने आउटलाइन एक डिजाइन आपको बना के पहले ही बता दिया, अब एक एक ABCDE जो 5 हैं इन पांचों को एक एक करके पढ़ेंगे, पूरी कंप्लीट रिएक्शन देखेंगे, समझेंगे, समझ रहे हैं आप। आइए देखिए जो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था अभी, वो है वेरी एक्टिव मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन ऑफ वाटर विथ वेरी एक्टिव मेटल्स, ठीक है। वेरी एक्टिव मेटल्स को बता दिया मैंने, लिक बासर काना, LIK को जोड़ा लिक हो गया और इन दोनों से बासर हो गया और इन दोनों से लास्ट के दो हैं काना हो गया। ये याद करने का एक तरीका है, याद करना चाहें तो आप ऐसे याद हो जाता है लिक बासर काना, ठीक है। 6 मेटल्स हैं एक्टिव में आ गए। तो और दूसरा तरीका मैंने ECS से बता दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप देख सकते हो, तो कहीं से भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, समझ, टेंशन नहीं लेना आपको। जो भी एक्टिव मेटल होंगे वाटर के साथ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल वाटर के साथ कोल्ड में ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस, मेटल का हाइड्रोक्साइड, एक करके दिखाया। सोडियम के साथ देखो आप, NaOH बना, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कुछ पॉइंट हमको लिखने पड़ेंगे नोट लगा के, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए बेटा मैंने बताया आपको कि सोडियम वाटर के साथ कोल्ड में ही रिएक्शन करके हाइड्रोजन और NaOH देता है, ठीक है, होता है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन ये वेरी एक्टिव मेटल्स हैं, अगर वेरी एक्टिव मेटल्स हैं तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या आती हैं, उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको देख लेते हैं। तो नोट में मैंने जो लिखा पहला पॉइंट, प्योर एल्कली मेटल और एक्टिव मेटल्स, अल्कली मेटल हो, क्योंकि अल्कली मेटल सबसे ज्यादा एक्टिव हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये मानना होगा आपको, बिकॉज इनका IP कम होता है, रिएक्शन फास्ट करते हैं, ठीक है। अच्छे मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं, मेटेलिक करेक्टर हाई है इनका। तो प्योर एल्कली मेटल या कोई भी एक्टिव मेटल डू नॉट यूज इन अबव रिएक्शन, प्योर कंडीशन में यूज नहीं होगा इस रिएक्शन में। ये अबव रिएक्शन मतलब सोडियम वाटर डायरेक्ट, बिकॉज
बिकॉज रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एक्टिव मेटल इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एक्टिव मेटल इज हाईली एक्सोथर्मिक। कह रहे हैं कि एक्टिव मेटल हो या एल्कली मेटल्स हो, किसी के भी साथ जो रिएक्शन होगी वाटर के, वो क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक होगी। एनर्जी खूब मिलेगी आपको, एनर्जी निकलेगी, बहुत हीट निकलेगा या रिलीज होगा या प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद एक्टिव मेटल इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड ड्यू टू द इनफ्लेमेबल नेचर ऑफ हाइड्रोजन इट कैचेज फायर इजली। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? तो हाइड्रोजन अभी आपको बताया था हम कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, जलता है हाइड्रोजन। तो जब इतनी एनर्जी निकल रही है, ठंडे में रिएक्शन करवा रहे थे इसलिए कि आग ना लगे, सही से रिएक्शन हो जाए। फिर भी अगर प्योर का आपने कराया तो ठंडे में ही हाइड्रोजन बनेगा और इसके साथ हीट या एनर्जी बहुत ही बल्क में, बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे निकलेगी। हाइड्रोजन जो है वो आपका आग पकड़ता है या आग लग सकती है इसमें, और जब एनर्जी निकलेगी तो इससे आग लगने की पूरी पूरी संभावना है, आग लग जाती है इसी रिएक्शन में। तो ऐसे रिएक्शन से क्या फायदा जिस रिएक्शन में आग लग जाए? समझ रहे हैं आप बनाने चले थे हाइड्रोजन और पता लगा पूरी फैक्ट्री जल गई। तो इसलिए आप प्योर एल्कली मेटल या एक्टिव मेटल के साथ वाटर की डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराते हम सब प्योर स्टेट में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल नेचर का है और बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से आग लगने की पूरी पूरी संभावना है या पूरी पूरी आग लग जाती है। ठीक है, इसलिए अब उससे बचने का तरीका क्या है? एल्कली मेटल और एनी अदर एक्टिव मेटल यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एमलगम। अमलगम क्या होता है? मरकरी के साथ किसी का मिक्सिंग कर दो, उसको अमलगम बोलते हैं। जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, पोटेशियम अमलगम, कोई भी मिला दो। समझ रहे हो आप? गधा अमलगम, गधा के साथ मिला दिया मरकरी तो गधा अमलगम हो जाएगा भाई। समझ रहे हो आप? कोई भी एलिमेंट के साथ मिला दो अगर मरकरी तो उसको हम बोलते हैं क्या? अमलगम। ठीक, तो यूज इन द फॉर्म ऑफ अमलगम विथ cold water to prepare safely in above method because amalgam decreases the rate of reaction। ठीक है, जैसे आप अमलगम मिला दोगे, मरकरी मिला दोगे और उस मेटल का और मरकरी का दोनों का एक एलवाय बना लोगे आप। अमलगम एक टाइप का एलवाय है। ठीक है, केवल मिक्स किया गया, कोई रिएक्शन नहीं है मरकरी और सोडियम के बीच में। तो ये देखिए आप, मरकरी और सोडियम का मैंने अमलगम बना लिया है, इसकी वाटर से रिएक्शन कराया, कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन हो रही है। समझ रहे हैं आप? अभी भी ऐसा नहीं कि आप बहुत ही हीट कर लो, कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन कर दिया, हाइड्रोजन गैस मिल गई, सोडियम NaOH बना लिया और मरकरी बाहर हो गया। रिएक्शन के बाद मरकरी बाहर हो जाएगा लेकिन आग नहीं लगने देगा अगर आप इसको कर लोगे तो। ठीक है, और अगर प्योर स्टेट में करोगे तो हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आग लगने की पूरी पूरी संभावना या आग लग जाती है। तो उससे बचने का तरीका ये है कि अमलगम बनाइए, ठंडे पानी से रिएक्शन कराइए ठंडे में, और हाइड्रोजन का ये मेटल का हाइड्रोक्साइड MOH जैसे बनता है और मरकरी बाहर। ठीक, तो ये पूरा प्रोसीजर है इसका, ये पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया रिएक्शन विद वेरी एक्टिव मेटल्स। आइए बेटा देखते हैं सेकंड जो था, ये सब चल रहा है कहाँ? प्रिपरेशन कहाँ से? वाटर से। ठीक है, फ्रॉम वाटर 4 प्रिपरेशन था, मेनली 4 ही है, वाटर, एसिड और एल्कली और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो वाटर में मैंने पहला बताया वेरी एक्टिव मेटल के साथ, दूसरा बी पार्ट है एवरेज एक्टिव मेटल के साथ। हाँ, एक कोड वर्ड यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, ये क्या है? इसका मतलब होता है रिएक्शन विद। ठीक है, बार बार इनऑर्गेनिक में हमको ये लिखना पड़ता है। ठीक है, रिएक्शन को आर रिएक्शन से दिखा देते हैं, रिएक्शन विद, रिएक्शन विद, रिएक्शन विद। तो रिएक्शन को मैंने आर के ऊपर ये एक लाइन क्लियर बना देता हूँ, इसका मतलब हो जाता है रिएक्शन विद। तो जहाँ भी कहीं इनऑर्गेनिक में मिलेगा आपको, ये आप समझ जाइएगा, इसका मतलब है रिएक्शन विद। ठीक है, रिएक्शन विद एवरेज एक्टिव मेटल। एवरेज एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्शन होगी वाटर की तो बन जाएगा क्या? हाइड्रोजन गैस और मेटल का ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ कराया, देखिए स्टीम डालना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन गैस MgO बन गया। ठीक है, और उसके बाद आयरन के साथ कराया, 500 से 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना होगा, स्टीम डालना होगा, तो हाइड्रोजन गैस और Fe3O4 बन जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज एक्टिव में मैग्नीशियम का नाम आता है, जिंक का नाम आता है, आयरन का नाम आता है, क्रोमियम का नाम आता है, समझ रहे हो आप, एल्युमिनियम का नाम आता है, ये सब एवरेज में।
ठीक है, ये सब एवरेज में है। तो ये बहुत सिंपल है, एवरेज कर लीजिए। स्टीम थोड़ा हीट करना पड़ेगा, भाप डालनी पड़ेगी इस पर। जितना ज़्यादा आपका मेटल की एक्टिविटी लो होगी, यानी कि उसकी जो एक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपको यहाँ टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। देखिए अब मैग्नीशियम कुछ एक्टिव था तो गर्म पे काम चल गया, लेकिन जो आयरन है वो बहुत ही वेरी लेजी मेटल है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा टेम्परेचर का प्रयोग करके रिएक्शन करानी पड़ेगी। ठीक है, आइए बेटा देखिए नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। ठीक है, सी जो है, दो हो गए, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं, इनके वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस प्योर फॉर्म में मिलेगी और मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब कौन कौन से मेटल हाइड्राइड हम ले सकते हैं, मेटल हाइड्राइड वो लेते हैं जो आयनिक होते हैं। ठीक है, आयनिक मेटल हाइड्राइड लेते हैं, ये आयनिक हाइड्राइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मेटल हाइड्राइड आयनिक होना चाहिए। तो आयनिक होता है फर्स्ट ग्रुप के सारे, LiH, NaH, KH, RVH, ये सारे के सारे आप ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप, सही का टिक लगा हुआ सब ले सकते हैं। बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड में कोवेलेंट करेक्टर हाई होता है, आयनिक करेक्टर बहुत कम हो जाता है, कोवेलेंट करेक्टर डोमिनेंट हो जाता है, इसलिए इनको छोड़ देते हैं, ये हाइड्राइड नहीं लिए जाते हैं। या ये हाइड्राइड लेंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम के हाइड्राइड आयनिक नेचर के हैं, इसलिए हम इनके तीनों के हाइड्राइड यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड यू कैन टेक ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये ध्यान रखना है। एक का मैंने दिखा दिया रिएक्शन, NaH वाटर से रिएक्शन किया, बैलेंस रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस और मेटल का हाइड्रोक्साइड यानी NaOH निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड प्रिपरेशन वाटर के साथ। आइए बेटा देखते हैं नेक्स्ट, आपका फोर्थ है फ्रॉम वाटर, वाटर से चल रहा है। ठीक है, ABC हो गई, D आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। प्योर वाटर, देखिए एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस कराने चलना है। प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मेक कंडक्टर आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली। ठीक है, प्योर वाटर जो होता है इसको आपको जानना है, या फिजिक्स में भी आप जानते होंगे, कई जगह पे ये बात आती है कि कंडक्टिंग अगर प्योर वाटर है, जैसे हम सब पानी जो पीते हैं वो प्योर नहीं पीते, इम्प्योर पानी पीते हैं, क्योंकि इम्प्योर में तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। प्योर वाटर जो होता है वो डिस्टिल वाटर होता है, और डिस्टिल वाटर को हम बैटरी में डालते हैं। समझ रहे हैं आप, वाटर का मतलब केवल H2O तब। तो प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मेक कंडक्टर आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली, इट मेक कंडक्टर। तो अगर थोड़ा सा एसिड या बेस उसमें मिला दोगे आप तो वो कंडक्टिंग करने लगेगा, करंट उसमें फ्लो करने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस तभी होगा जब उसमें करंट फ्लो करे। तो वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस किया, एसिडिक मीडियम HCl H2SO4 एक दो बूंद डाल दो आप, H+ और OH- में आयनाइज हो जाएगा। तो कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है, कैटायन कैथोड पे गया, हाइड्रोजन गैस दे दिया। ठीक है, सही है, तो बस कुछ नहीं करना, बस इतना करना है। दूसरा आता है D के बाद E। हाँ, लास्ट मेथड है बेटा, अब जो वाटर से हम सब बना रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, पहला मैंने कराया था वेरी एक्टिव मेटल के साथ, दूसरा एवरेज के साथ कराया, तीसरा मेटल हाइड्राइड के, और चौथा आपका जो D था वो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिक एसिडिक मीडियम में हुआ। अब है बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में सेम वही है, बस आपको एसिड के प्लेस पे बेस को ही ले लेना है, एक दो ड्रॉप डाल दीजिए जिससे इसके कंडक्टिंग मीडियम हो जाए बहुत अच्छा, और वाटर इलेक्ट्रोलाइज होगा, ब्रेक हो जाएगा, H+ OH- आयन पे, कैथोड पे कैटायन जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और मेंशन करनी है या समझनी है हमको कि NaOH और KOH कहीं भी बेस का नाम आता है तो यही दो बेस लिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये हमारे पास बल्क में उपलब्ध हैं इसलिए लिए जाते हैं, ना कि इनकी बहुत ही अच्छे बेस हैं, लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो उपलब्ध नहीं है उतना। दूसरी बात है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जब आप लोगे, इन NaOH KOH के प्लेस पे अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड लो और निकिल का इलेक्ट्रोड बना लो तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर आपको हाइड्रोजन गैस जो मिलेगी वो प्योर फॉर्म में मिलेगी। तो यही बात हमने नोट करके लिखी है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन वाटर इलेक्ट्रोलाइजेज इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड निकिल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो वाटर अगर आपको प्योर हाइड्रोजन गैस बनाना है तो इनके प्लेस पे NaOH KOH न डाल के बेरियम हाइड्रोक्साइड का यूज करिए आप, और जो इलेक्ट्रोड हो वो निकिल का बनाइए। निकिल का इलेक्ट्रोड ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक है,
इनर्ट होता है और सही रहेगा तो उसका आप कैथोड बना लिए, एनोड कैथोड निकल का और बेरियम हाइड्रोक्साइड करके आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो आपको मिल जाएगी। तो ये 5 मेथड्स थे जिसको हाइड्रोजन से मैंने बनाया। सभी में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है और अलग अलग वे से हमने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया या निकाला है। ठीक है, तो अभी इसके बाद 3 प्रिपरेशन आपके और बच रहे हैं जो कि बेस से, एसिड से और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।